हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में अपने सेकंड सेमेस्टर के साइंस के बारे में अनाउंस कर चुके थे कि अब जो हमारी सीरीज़ नई आने वाली है वो सेकंड सेमेस्टर साइंस के लिए हम लोग लेकर आने वाले हैं। और उसमें हम लोगों ने अपने लेक्चर को डिसाइड कर लिया था, अपने सिलेबस को डिस्कस कर लिया था कि आखिर सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान में, साइंस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था स्टूडेंट्स, वो था हमारा पृथ्वी और आकाश, यानी कि इसमें हमें जानना है पूरे हमारे सौर मंडल के बारे में, सौर परिवार के बारे में, यानी कि अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। आपने शायद छोटी क्लासेस में भी स्कूल्स में, ठीक है, 6th 7th 8th में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, बस हमें जल्दी से क्विक से रिवीजन की ज़रूरत है इस चैप्टर के लिए। तो जैसे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे सौर परिवार, यानी कि हमें सोलर सिस्टम के बारे में देखना है, तारामंडल और आकाशीय पिंड, यानी कि हमें यहाँ पे कॉन्स्टिलेशंस के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, मीटरॉइड्स के बारे में देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास छाया एवं ग्रहण, यानी कि यहाँ पे हमें शेडो तथा एक्लिप्सेस, यानी कि जो हमारे सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमें देखना है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, यानी कि लाइफ हमारी अर्थ पर किस तरीके से स्टार्ट हुई, क्या रीजंस रहे, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमें देखना है कि जो हमारे और प्लैनेट्स हैं, दूसरे ग्रह हैं, क्या उन पे भी जीवन की संभावनाएं हैं। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी बहुत सारी जो रिसर्च टीम है, साइंटिस्ट की टीम है, वो रिसर्च करती रहती हैं कि आखिर पृथ्वी की तरह ही और कोई ग्रह है जहाँ पे जाके भी इंसान, ह्यूमन जो लाइफ है वो पॉसिबल है या नहीं। इसके बाद हमें देखना है भारत तथा विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, यानी कि जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने न्यूज़ में रिसेंटली सुना होगा कि जो रशिया का लूनर मिशन था वो क्रैश हो गया है। तो इसी तरीके से जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, तो बहुत सारे कंट्रीज़ बहुत सारी अपनी अभियान चलाते रहते हैं। जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 अभी काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी चर्चा में है। इसी तरीके से बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो अलग अलग अपने सैटेलाइट्स, अलग अलग अभियान चलाते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करने के लिए, सोलर सिस्टम के बारे में खोज करने के लिए। तो उनके बारे में हमें देखना है कि अभी हाल फिलहाल में कौन से फेमस सैटेलाइट्स या फेमस अभियान चल रहे हैं। दूसरा, इस चैप्टर में हमें लास्ट में ही हमें देखना है कि किस क्या कहते हैं, कोई कंट्री है, जैसे कि हमारे अगर कंट्री की, भारत की मैं बात करूं तो हमारे जो रिसर्च सेंटर का नाम है वो है इसरो। इसी तरीके से अमेरिका का नाम है नासा। तो ऐसे ही और कंट्रीज के क्या नाम है और उनका जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चंस आपसे बहुत जनरली पूछ ले जाते हैं। और ना केवल ये डीएलएड के लिए बल्कि आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपका जो ये सिलेबस है डीएलएड का, बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करा गया है। अगर आप इसको अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम्स में ये आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी और आकाश, और जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं सौर परिवार के बारे में, यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश करी है कि हमारा जो एक तरह से सौर परिवार है, सोलर सिस्टम है, वो किस तरीके का दिखता है। एक्चुअल इमेज नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बस रेफरेंस के लिए ये मैंने आपको बनाया है, समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे जो आपको बीच में येलो कलर का आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे सन, यानी कि ये है हमारा सूर्य। और इसके चारों तरफ जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये है हमारे सारे ग्रह, यानी कि ये है हमारे सारे प्लैनेट्स। तो कितने प्लैनेट्स हैं अभी आज की डेट में अगर हम बात करें, तो आज की डेट में हमारे पास 8 प्लैनेट्स है। पहले 9 हुआ करते थे, पहले प्लूटो भी इंक्लूडेड था, लेकिन अब प्लूटो को क्या कहते हैं, हमने प्लैनेट मानने से, ग्रह मानने से उसको इनकार कर दिया है, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टीज जो ग्रह की होती हैं उनको फॉलो नहीं करता। तो ये बीच में जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा सन, यानी कि ये है हमारा सूर्य। ठीक, इसके बाद जो सबसे पहला प्लैनेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहला ग्रह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, वो है मरकरी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बुध। इसके बाद जो सेकंड प्लैनेट है, इसको हम बोलते हैं वीनस। अभी हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि आखिर सन क्या है, ठीक है, ये जो प्लैनेट्स हैं ये किस तरीके के हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, क्या ये क्यों ये डिफरेंट है हमारी अर्थ से, क्यों यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हुई है अभी तक, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट प्लैनेट है हमारा मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, देन आता है अर्थ, देन आता है मार्स, और उसके बाद आता है हमारा जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, और इस तरीके से यूरेनस और नेपच्यून, इस तरीके से आते हैं प्लैनेट्स। तो मैंने जैसे कि कहा ये रेफरेंस के लिए है, तो यहाँ पे 7 ही प्लैनेट है, 8 नहीं है, ठीक है, बस ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या समझाना था, इस बेल्ट के बारे में, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। इस वाली बेल्ट के बारे में मुझे आपसे यहाँ पे बात करनी है, इसलिए डायग्राम मैंने आपके लिए
बनाया है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप इस तरीके से इमेजिन कर पा रहे हैं कि सन बिल्कुल सेंटर में है हमारे सोलर सिस्टम के, यानी कि जैसे कि आप ऐसे मान लो कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सौर परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो परिवार का एक हेड होता है ना, तो यहाँ पे जो हेड है वो कौन है, वो है हमारा सन, ठीक है। और इसने ही सारे ग्रहों को अपनी तरफ बांधा हुआ है, अपने चारों ओर बांधा हुआ है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी कि अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इन सारे प्लैनेट्स को इसने बांधा हुआ है, और ये सारे प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, यानी कि इसको रिवॉल्व करते रहते हैं, इसके ऑर्बिट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे एक तरह से हेड ऑफ द फैमिली है। बाकी सारे क्या है, ये हमारे सोलर सिस्टम के सौर परिवार के मेंबर्स हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। किस वजह से, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं कि आखिर सन की क्या खास बात है। आखिर सन से हम देखते हैं कि लगातार हमें रोशनी और गर्मी हमें मिलती रहती है, जिसको हम बोलते हैं कि जो सन है, जो सूर्य है, वो एकमात्र स्रोत है हमारी धरती पर, या जिसे हम कह सकते हैं अल्टीमेट सोर्स है हमारी धरती के लिए हीट और लाइट का। तो आखिर इसमें ऐसा क्या होता है कि लगातार इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट और एनर्जी रिलीज करता रहता है, यानी कि लगातार ये हमें प्रकाश इतने सालों से दिए जा रहा है और अभी आगे भी देता रहेगा। तो आखिर इसमें ऐसा क्या हो रहा है, इसी के बाद हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में कि आखिर हर प्लैनेट की क्या खास बात है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ जो आपको समझनी होगी कि आखिर सन में और हमारे प्लैनेट्स में क्या मेन डिफरेंस है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो सन है वो क्या है, एक तारा है, ठीक है, और जो तारे होते हैं उनका अपना एक प्रकाश होता है उनके पास, ठीक है। वहीं जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो किससे लेते हैं, जो उनके आसपास के तारे होते हैं, ठीक है, वो उससे क्या रोशनी और गर्मी लेते हैं। लेकिन हमारे पास जो निकटतम तारा है, ठीक है, वो है सन। तो इसीलिए जो सन है वो हमें इतने अच्छे से फॉर्म में दिखाई देता है और लगातार हमें हीट और लाइट इससे मिलती रहती है। चलिए एक एक करके अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आया है यहाँ पे, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट, ये है हमारे पास सन की, यानी कि सूर्य की। तो देखिए स्टूडेंट, सूर्य में होता क्या है, सूर्य एक बहुत बड़ा आग का गोला है, ठीक है। और ये जो आग का गोला है ये किस बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है गैसेस से। कौन सी गैसेस से बना हुआ है, अगर कोई आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, ये बना हुआ है स्टूडेंट्स हमारा हाइड्रोजन गैस से। और इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, लगातार इसमें रिएक्शंस चलती रहती हैं। ये जो हमारी हाइड्रोजन है इसके बीच में रिएक्शंस चलती रहती हैं, और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो मिल के क्या बनाते रहते हैं, लगातार वो बना रहे हैं हमारे पास हीलियम गैस। और हीलियम गैस से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी और हीट, रोशनी रिलीज होती रहती है, जो कि हमारे अर्थ को मिल रही है और जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पा रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, हीलियम गैस। तो लगातार ऐसा हो रहा है और इसकी वजह से लगातार ये इतने वर्षों से हमें हीट और लाइट दिए जा रहा है, ठीक है। तो सन क्या है, सन एक तारा है, सूर्य एक तारा है जो कि लगातार हमें हीट और लाइट दिए जा रहा है, और इसने हमें सारे प्लैनेट्स को, सारे ग्रहों को अपने साथ बांध के रखा हुआ है। कौन सी फोर्स के कारण, कौन से बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसके बाद जो सबसे पहला प्लैनेट आता है स्टूडेंट्स, वो आता है हमारा मरकरी, जिसको हम हिंदी में बुध भी बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं हमारे ग्रह का चक्कर कौन लगाता है, ग्रह का चक्कर लगाते हैं उनके मून्स, यानी कि उनके होते हैं उपग्रह, जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट्स, ठीक है। इसी तरीके से प्लैनेट्स के अपने भी मून होते हैं, अपने भी सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे कि हमारे अर्थ के पास एक मून है जिसका नाम मून ही है, चांद ही है, चंद्रमा ही है, ठीक है। मून कह लो या सैटेलाइट कह लो, सेम बात है। लेकिन अगर मैं और प्लैनेट्स के बारे में बात करती हूँ और ग्रहों के बारे में बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो उनके नाम अलग अलग हैं, बट हमारे मून का नाम मून ही है। तो सबसे पहले अगर मैं मरकरी के बारे में बातें करूँ, या फिर इससे पहले एक बार और से हम दोबारा से इस पिक्चर पर चलते हैं और यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाले जो हमारे प्लैनेट हैं, ये जो हमारे स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट हैं, ठीक है, ये हमारे किस तरीके के प्लैनेट हैं, ये हैं हमारे ऐसे प्लैनेट हैं जो कि हमारे लैंड, जिन पे बहुत ज़्यादा है। लैंड का मतलब कि ये ठोस ग्रह हैं हमारे, ठीक है। क्यों है ठोस ग्रह, क्योंकि यहाँ पे आयरन बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलता है, जिसकी वजह से ये भारी हैं और साथ ही छोटे भी हैं और सन के काफ़ी पास भी हैं। वहीं अगर मैं इस बेल्ट के बाद में बात करूं, तो बाकी के जो मेरे 4 प्लैनेट्स हैं स्टूडेंट, वो सन से काफ़ी दूर हैं और वो सारे के सारे हमारे गैसीय ग्रह हैं, यानी कि ये सारे के सारे हमारे गैस से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो हमारे स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये काफ़ी भारी हैं। तो इन्हें हमने नाम क्या दिया, इनके बेसिस पे इनको हमने नाम दिया स्टूडेंट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनको हमने नाम दिया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी कि इनको हमने बोला स्थलीय ग्रह।
और ये जो हमारे बाद के 4 प्लैनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हमने बोला गैसियस प्लैनेट्स। गैसियस प्लैनेट्स यानी कि गैसीय ग्रह। यानी कि ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं बाद वाले, बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं, हमारे बाद के जो 4 ग्रह हैं, ये किसके गोले हैं? गैस के गोले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये किस चीज़ के गोले हैं? स्थलीय गोले हैं। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। तो स्थलीय हैं, टेरेस्ट्रियल है, तो ये भारी हैं। बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं ये बड़े तो हैं, साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बट ये कैसे हैं? सारे के सारे हमारे गैसीय प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अब वापस से अपने मरकरी ग्रह पर आते हैं, यानी कि जो हमारा सबसे पहला सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी, उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि मरकरी के पास अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इसका अपना कोई भी मून नहीं है। अब हमारे दिमाग में जनरली क्या चीज़ आती है? हमारे दिमाग में आता है कि जो मरकरी है वो सन के सबसे पास है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म होगा। बट नहीं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, मरकरी सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट नहीं है, इसका अपना कोई मून नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम चांसेस मानते हैं कि जो लाइफ होने के चांसेस है सबसे कम है, क्योंकि सन के इतने पास है, इतने पास है, इस पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल है कि इसके पास कोई लाइफ हमें देखने को मिले। तो इसके बारे में, मरकरी के बारे में बस एक ही बात हमें याद रखनी है मेनली, तो कि ये सबसे नज़दीक है हमारे किसके? सूर्य के। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट प्लैनेट, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वीनस। वीनस, और हिंदी में इसको बोलते हैं स्टूडेंट शुक्र। शुक्र। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो मेरा मरकरी है वो सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है, तो जो मेरा सबसे गर्म प्लैनेट है स्टूडेंट्स वो है वीनस। और देखने में ये एक हरे प्लैनेट जैसा लगता है। क्यों लगता है हरे प्लैनेट जैसा? और यही हमारा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे गर्म ग्रह हमारा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो है वीनस। सबसे गर्म ग्रह, ये मैंने गलत लिख दिया, सबसे गर्म ग्रह है हमारा वीनस। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में ये भी जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक गैस का नाम सुना होगा जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। मतलब ये क्या करती है ग्रीन हाउस गैस? कि सन की एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, उसको अपने अंदर जकड़ लेती है, बांध लेती है, और उसको बाहर नहीं जाने देती। तो ये गैस हमारे इस वीनस पे सबसे ज़्यादा मिलती है, शुक्र पे सबसे ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि सन की लाइट इसके पास आ तो जाती है पर बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से इसका जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। और स्टूडेंट्स ये हमारी अर्थ के बहुत पास है, यानी कि इसके बाद ही हमारे पास अब अर्थ आ जाएगी 3rd नंबर पे। तो ये वाला जो हमारा प्लैनेट है इसको हम आसानी से अपनी अर्थ से देख भी सकते हैं, और साथ ही साथ इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया, इसको हम इवनिंग तथा मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसको पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ये एक तारे जैसा दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ। ठीक है, टिमटिमाता हुआ मतलब आसमान में हमें दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि हम किसी तारे को देख रहे हैं, बट ये तारा नहीं है। ये इसलिए इतना ज़्यादा शाइन करता है क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है हमारे सारे प्लैनेट्स में। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये सबसे गर्म है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूँ तो इसे बोला जाता है भोर तथा सांझ का तारा। यानी कि इसे ऐसा क्यों बोला जाता है स्टूडेंट्स? अगर मैं इसको अर्ली मॉर्निंग में या फिर शाम के समय में देखूं तो ये मुझे आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? भोर तथा सांझ का तारा भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई सेकंड प्लैनेट की। अब हम चलते हैं अपने सबसे प्यारे प्लैनेट के बारे में, जो कि है हमारी अर्थ। सबसे प्यारी प्लैनेट हमारी अर्थ, जिसपे हम लोग रहते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि किस रंग की दिखती है, अगर मैं इसको गैलेक्सी से देखूं, अपने यूनिवर्स में देखूं, ऊपर जाके स्पेस से देखूं, अंतरिक्ष से, तो ये हमें दिखाई देती है ब्लू कलर की, नीले रंग की हमें अपने यूनिवर्स में, अपने अंतरिक्ष में दिखाई देती है। और ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ पर 71% से भी ज़्यादा क्या है? वाटर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो हमारी अर्थ है हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है स्पेस में। ठीक है, अब हमारी केवल जितने भी अभी तक हमारे प्लैनेट्स हैं उसमें केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल हो पाई है, और इसका रीज़न हम सब जानते हैं, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है सन से वो बिल्कुल ठीक, हम कह सकते हैं ठीक डिस्टेंस पर है हमारी अर्थ। यानी कि ना पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। ठीक है, खाने को हमारे पास यहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लाइफ के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, लाइफ के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, उन सब में सबसे ज़्यादा हैबिटेबल, उन सब में सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ हमें किस प्लैनेट के पास मिली? हमारे अर्थ के पास मिली। तो इसके बारे में, अब अर्थ के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम में कौन से नंबर का प्लैनेट है? तो ध्यान रखिएगा, ये 3 नंबर का ग्रह है। ठीक है, किसके बाद आता है? ये वीनस और मार्स के बीच में आता है, यानी कि शुक्र तथा मंगल के बीच में आता है।
तीसरी चीज़, हमें ये अंतरिक्ष देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की एक गेंद जैसी दिखाई देती है। और उसका रीज़न हम सबको पता है क्या, कि हमारी अर्थ पर 71% से भी ज़्यादा क्या है, पानी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये हमें नीले रंग की दिखाई देती है। और अभी तक हमारे जितने भी ग्रह हैं, हम ऐसा मानते हैं कि केवल जो लाइफ है, ठीक है, वो यहीं पर पॉसिबल हो पाई है। इसके बाद अब हम देखते हैं अपने 4th नंबर के प्लैनेट को, जिसको हम बोलते हैं मार्स, जिसको हम बोलते हैं मार्स, यानी कि मंगल, यानी कि मंगल ग्रह। अब जैसे कि आपने मंगल मिशन वाली मूवी देखी होगी, मार्स मिशन वाली मूवी देखी होगी, तो मंगल के बारे में आपने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देखी होगी। ये हमें, अगर मैं स्पेस से देखूँ तो ये हमें रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है स्टूडेंट्स रेड कलर का? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो मिट्टी है, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, लोहे की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल रंग की है। और इसीलिए अंतरिक्ष देखने पर ये वाला जो ग्रह है हमें लाल रंग का दिखाई देता है। अब स्टूडेंट्स एक बात और, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के जो प्लैनेट्स हैं उनके पास जो उपग्रहों की संख्या है वो काफ़ी कम है। तो मरकरी के पास, वीनस के पास कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है, कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। वहीं अगर हम अर्थ की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक ही उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा, यानी कि मून। और अगर मैं मार्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसके पास 2 अपने मून हैं, जिसको हम बोलते हैं फोबोस तथा डिमोस। इतना डिटेल में जनरली वो हमसे नहीं पूछता, बट यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको यहाँ पे जस्ट बता दिया है। तो मंगल के बारे में हमने क्या देखा। अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो साइंटिस्ट की रिसर्च चल रही है वो हमारी मंगल ग्रह पर चल रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर अर्थ के बाद कहीं पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, वो केवल और केवल हमारा मंगल ग्रह है। क्योंकि अर्थ सन से इसकी डिस्टेंस काफ़ी सन लगभग अर्थ के अप्रॉक्सीमेट ही है। दूसरा, इस पे मतलब हम कह सकते हैं जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो इस तरीके का है जैसा हमारी अर्थ पे हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि सारे साइंटिस्ट का केंद्र बन चुका है रिसर्च का, वो मार्स बन चुका है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खोज चल रही है कि अगर अर्थ के बाद कहीं पे पॉसिबल हो सकती है तो वो मार्स पे है, इसलिए साइंटिस्ट इस मार्स के पीछे इतना ज़्यादा पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या याद रखना है कि स्पेस से देखने पर हमें ये लाल रंग का रेड प्लैनेट, अगर आपसे कोई मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई लाल ग्रह किसे कहते हैं, रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा मंगल ग्रह को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट। और रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि आखिर इसे ऐसा क्यों बोला जाता है। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ, दैट इज जुपिटर। दैट इज जुपिटर। जुपिटर को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक है, और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये हमारे सोलर सिस्टम का, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, दूसरी बात, ये खुद तो लार्जेस्ट है ही है, इसके पास सबसे ज़्यादा संख्या में उपग्रह भी हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो ध्यान रखिएगा वो भी जुपिटर ही है। अब ये क्या है, आपको जैसे फोटोज में दिखाई दे रहा होगा कि ये ना पूरा का पूरा जो प्लैनेट है हमारा, ये हमारा किससे बना हुआ है, केवल गैसीय प्लैनेट है। यानी कि ये पूरा का पूरा प्लैनेट हमारा खाली गैसेस से बना हुआ है। तो जैसे अगर आपने छोटी क्लासेस में अपनी एनसीईआरटी की बुक को देखा हो, तो वहाँ पे एक बात बोली गई है कि अगर ये गैसीय है, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जो गैस होती है वो हमारे पानी से हल्की होती हैं, तो क्या अगर ये प्लैनेट्स हमारे, इनको पानी में डाल दिया जाए तो क्या ये तैरेंगे? तो हाँ, ये बिल्कुल तैरेंगे। यानी कि इनकी जो डेंसिटी है वो इतनी कम है कि अगर मैं इनको पानी में रख दूं तो ये क्या करने लगेंगे, फ्लोट करने लगेंगे। जस्ट एज एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताया जा रहा है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि ये सबसे बड़ा ग्रह है, इसके पास उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ, दैट इज सैटर्न। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने सबसे सुंदर प्लैनेट की बात करूं, जो हमारे स्पेस से देखने पर सबसे सुंदर प्लैनेट हमें दिखता है, वो है हमारा शनि ग्रह, शनि ग्रह। और इसको सुंदर कौन बनाता है, इसके जो चारों तरफ आपको ये रिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये जो आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं इसके चारों तरफ, ये इसको सबसे ज़्यादा सुंदर बनाती हैं, सबसे ज़्यादा खास बनाती हैं। ठीक है, अब सैटर्न के बारे में, तो सैटर्न भी फिर से हमारा एक गैसीय प्लैनेट है। इसके तरफ ये जो आप रिंग्स देख रहे हैं, ये भी हमारी किसकी बनी हुई, गैसीय और डस्ट पार्टिकल, जो धूल के कण होते हैं स्पेस में, उससे ये जो रिंग्स हैं इसके चारों तरफ बनी हुई हैं। और ये भी हमें देखने को कभी कभार, मतलब इसकी जब अर्थ क्या कहते हैं, हमारे सन की, अर्थ की और सैटर्न की लोकेशन इस तरीके से बनती है कि ये भी हमारी अर्थ से देखा जा सकता है। चलिए, तो सैटर्न के बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट हमारे पास आता है वो है स्टूडेंट्स हमारा यूरेनस। यूरेनस, अब यूरेनस के बारे में एक खास बात कि ये एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी अक्ष पर, जो अपने ऑर्बिट पर पूरी तरीके से लेटा हुआ है, 180 डिग्री पे लेटा हुआ है। जैसे कि अगर आपने देखा हो स्टूडेंट्स ध्यान से, कि ये जो आपको जुपिटर है,
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट जुपिटर के बारे में बात करूँ तो आपको ये दिख रहा होगा कि बिल्कुल सीधा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एयर की लाइंस आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे यूरेनस में तो आपको ये इस तरीके से दिखाई दे रही है, इस तरीके से। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि अगर ये मेरे पास एक बॉल है तो ये बॉल पूरी तरीके से इस तरीके से लेटी हुई है, मतलब ये बॉल है तो ये इस तरीके से लेटी हुई है पूरी अपने अक्ष पर, ठीक है। तो यूरेनस के बारे में ये खास बात कि ये 180 डिग्री पर पूरी तरीके से अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है, ठीक है। और दूसरा ये जो है यहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि ये सन से हमारे बहुत दूर है तो टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा माइनस में रहता है। और सेम चीज हमारे नेपच्यून के साथ फॉलो होती है, सेम चीज नेपच्यून के साथ फॉलो होती है, क्योंकि ये हमारा अर्थ से बहुत दूर है, बल्कि हम कह सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है। सन से बहुत दूर होने के कारण इन दोनों ग्रहों पर जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने अपने सारे प्लैनेट्स को कवर किया, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा कि क्या प्लैनेट्स की क्या खास बात है, कौन से रंग का कौन सा प्लैनेट है, क्या क्या वहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि आपसे वो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सारे ग्रहों के नाम लिखिए। तो अगर वो आपसे सारे ग्रहों के नाम लिखवा रहा है एक नंबर में, तो ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिए कि आप जो अपने सारे ग्रहों के नाम लिख कर आए, ठीक है, वो सीरियल वाइज लिख कर आए। सीरियल वाइज मेरा कहने का मतलब है कि वो सन से कितनी डिस्टेंस पर है। जैसे कि अगर मैं इस पिक्चर में दिखाना चाहूँ तो मैंने आपको बताया ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो इसी तरीके से इसी क्रम में आप कोशिश करिएगा लिख के आने की। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है स्पेशली मैंने इस बेल्ट के लिए बनाया। तो ये जो हमारे पास बेल्ट हमें दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या मतलब इस एस्ट्रॉइड बेल्ट का? एस्ट्रॉइड बेल्ट को अगर मैं हिंदी में बात करूं स्टूडेंट्स तो इसको बोला जाता है शूद्र ग्रह बेल्ट। अब देखिए नाम से क्या समझ में आ रहा है, शूद्र ग्रह, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट से हमारे ग्रहों से रिलेटेड है। तो हुआ क्या, ऐसा माना जाता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम का, हमारे जो यूनिवर्स का निर्माण है वो एक बिग बैंग थ्योरी से हुआ। यानी कि ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये कहाँ से निकले, हमारे सन से निकले और धीरे धीरे करके ठंडे होते चले गए और हमारा सोलर सिस्टम बना। तो जब ही हमारे प्लैनेट्स, हमारे ग्रह बन रहे थे तो ऐसा माना जाता है कि उसका कुछ हिस्सा टूट टूट के हमारे पूरे के पूरे स्पेस में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में बिखर गया था। अब जैसे जैसे हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण होता गया तो ये शूद्र ग्रह भी, ठीक है, एक साथ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक साथ ये इस पैटर्न में अरेंज होते चले गए और आज भी ये हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इसमें क्या है, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स भी आपको, बहुत बड़े बड़े आपको मैं कह सकती हूँ कि पत्थर के टुकड़े भी आपको देखने को मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारी गैसेस आपको देखने को मिल सकती हैं जो लगातार सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। अब क्वेश्चन जनरली यहाँ से ये पूछा जाता है कि ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, शूद्र ग्रह है, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो मिलती है ये हमें मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है, यानी कि ये हमें मिलती है स्टूडेंट्स मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में, ठीक है। तो ये बात हमें इस बेल्ट के बारे में याद रखनी है। कुछ नहीं है यहाँ पे, बस पत्थर के टुकड़े हैं या फिर स्पेस में जितनी भी और चीज़ें हैं वो सब क्या हो रही है, यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाती हैं और सन के चक्कर लगाने लगती हैं, एक फिक्स पाथ बना लेती हैं अपना ग्रेविटेशनल पुल के कारण और इसके में घूमती रहती है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो सोलर सिस्टम है यानी कि जो सौर परिवार था ये आपको समझ में आया और अच्छा भी लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियोस भी मैं लेकर आऊँ आपके लिए, और जहाँ तक संभव हो सके मेरे लिए मैं आपके लिए ऐसे डायग्राम्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू आपको पढ़ाऊँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रहे, और दोनों मीडियम्स में तो रहेगी ही, ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के साथ, जहाँ पे हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी